कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? चर्चा, पर्चा और खर्चा राजनीति में चलते रहना चाहिए। मिला जुला करके इस सरकार की छुट्टी करने का समय आ गया है, जाएगी सरकार। बड़ी देर कर दी आप लोगों ने सर टिकट बंटवारे में, लिस्ट निकालने में। मोदी जी रैली कर गए, अमित शाह रैली कर गए, वोट अधिकार यात्रा में आप लोगों ने इतना बढ़िया माहौल बनाया। आपके ही अपने सहयोगी जा करके बैठ गए धरने पर कि टिकट बेचे गए कांग्रेस पार्टी में। क्यों इतना बवाल हो गया? मुख्यमंत्री कौन, हम लोगों ने कहा था कि अप्रोप्रिएट समय पे चीज़ें तय हो जाएंगी। अप्रोप्रिएट समय थोड़ा लेट हो गया आप लोगों का। मैं मानता हूँ कि ये माइक्रो मैनेजमेंट शकील साहब आपको ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं कर पाए? मानता हूँ कि वो एक घटनाक्रम हुआ। आपके इलाके में एक नेता घूम रहे हैं असादुद्दीन ओवैसी, क्यों नहीं दी आपने 5 सीटें और कहते हुए घूम रहे हैं? और ये इंटरव्यू जब वो सुनेंगे तो उनको भी मालूम होगा और अख्तर उस्मान को भी पता है, वो राजा का भी सीट पे नहीं लड़ाते। इमेजिन करना चाहिए। यही कहते कहते उत्तर प्रदेश में ले आए वो। मुकेश सहनी ने पूरा जोर लगा दिया कि सीटें कम लड़ लूंगा लेकिन उप मुख्यमंत्री लूंगा। क्या प्लान है कांग्रेस का चुनाव के बाद भी कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का? अब ये उप मुख्यमंत्री का सवाल, मिनिस्टर का सवाल, ये सेकेंडरी सवाल है। क्या है पहले फेज के बाद? लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आरजेडी तो बड़ा बढ़िया हिसाब है उसका, तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कैसा रहेगा? तो वो डर लगता है, क्योंकि बिहार है। आपकी पार्टी में कैंडिडेट्स की कमी है क्या, कि मतलब वो इतने बार लड़ चुके, जीत चुके, हार चुके? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे कि बिहार में हैं तो शकील साहब का इंटरव्यू कब होगा। शकील साहब विधायक भी हैं, सीएलपी भी हैं, यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस के फेस हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर महागठबंधन जीता तो एक चर्चा हो रही है कि दूसरा उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा तो हो सकता है शकील साहब का नाम हो। तो ये सब भी लोग कह रहे हैं। अच्छा, शकील साहब जो कि सीएलपी हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में रहे, सारी मीटिंग्स में गए, तो कांग्रेस में जो खींचतान हुई, सर फुटअव्वल हुई, टिकट बेचने के आरोप लगे, वो भी सर इन्हीं के ठीकरा फोड़ा गया। तो शकील साहब के साथ बात करने में बहुत मज़ा आने वाला है। कदवा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं और तिबारा वो मैदान में है। इनके सामने एनडीए के दुलाल चंद हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार हैं। सीमांचल का इलाका है कटिहार में, और जनसुराज से भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो बड़ा दिलचस्प समीकरण है। कदवा सीट पे 40% मुस्लिम आबादी है। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी चर्चा इतनी रही इस चुनाव में, टिकट पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा, फिर टिकट मारामारी वाली यात्रा, और आखिरकार ये यात्रा जो लोगों के बीच आपकी चल रही है। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? लोहिया जी कहते थे कि चर्चा, पर्चा और खर्चा राजनीति में चलते रहना चाहिए। तो चर्चा से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है। पिछले 6 महीने में ख़ास तौर पे और उसके पहले भी मौजूदा सरकार ने जो भी अपनी दुनिया बनाई है बिहार में, 20 साल उसकी सियासी और गवर्नेंस की ज़िंदगी है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी का बाइस ये भी है कि ये उम्मीद की जाती थी नीतीश जी से गुड गवर्नेंस के लिए। इफ़ यू रिमेंबर कि 2005 से 2010 के बीच का जो वक्फा है, लोग कहने लगे थे कि साहब नीतीश बाबू का ये और वो लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो मामला यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, ये गंभीर बात ये भी है कि 2005 से 2010 के बीच में देश में यूपीए की गवर्नमेंट थी। बिल्कुल थी। और राज्यों को, राज्य का जो केंद्रांश का पैसा जो राज्यों को मिलता है, उसमें ईमानदारी बढ़ती गई। फिर 2014 के बाद से ये ईमानदाराना निज़ाम जो भारत सरकार को किसी भी राज्य के साथ करना चाहिए था, और बिहार से ख़ास तौर पे, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा स्टेट है जिसकी डिमांड होती रही, तो केंद्रांश ने भी इसके साथ बेईमानी की और आज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए बिहार का जो बैड गवर्नेंस है और सिस्टमेटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस और करप्शन को जो बढ़ावा है, इन सब चीज़ों ने मिला जुला करके इस सरकार की छुट्टी करने का समय आ गया है। जाएगी सरकार जाएगी।
ये तो चलिए आपके ओपनिंग रिमार्क्स थे। अब ये मैक्रो पिक्चर पे बात हो गई, हम लोग माइक्रो पिक्चर पे बात करते हैं। बड़ी देर कर दी आप लोगों ने सर टिकट बंटवारे में, लिस्ट निकालने में। दिल्ली, यहाँ बीजेपी प्रचार में लग गई थी, आपको दिल्ली 4 बार जाना पड़ता था। मोदी जी रैली कर गए, अमित शाह रैली कर गए। वोट अधिकार यात्रा में आप लोगों ने इतना बढ़िया माहौल बनाया, फिर काहे इतना आपस में जो है आप लोग तलवार वलवार निकल गई। आपके ही अपने सहयोगी जा कर के बैठ गए धरने पर कि टिकट बेचे गए कांग्रेस पार्टी में। क्यों इतना बवाल हो गया? इसके साथ एक और बात याद रखनी चाहिए कि एलजेपी जो पार्टनर है इस एनडीए अलायंस की, उसने कुछ सीटों पे अपने सिंबल दे दिए। दूसरे दिन जनता दल यू ने उन कैंडिडेट्स को अपना सिंबल दे दिया। तो यह जो आधार है सिर्फ कि हम लोग क्या ये सरफटवर ज़्यादा हो, ये हर जगह हुआ अलायंस की सियासत में। और जबकि टिकट पाने की चाहत बहुतों की हो, अल्टीमेटली एक को मिलना है और अलायंस में सीटों की खींचातानी हर जगह होती है, वो हमारे यहाँ हुई और अल्टीमेटली चीज़ें सेटल हुई। 4-5 दिन का अगर मामला आप कहिएगा, क्योंकि ये सरफेस पे बातें हैं, पब्लिक डोमेन में है। अब उसमें ये हो रहा था कि अलायंस में जो मेजर पार्टी है उसके साथ के ये सीट आपकी, ये सीट मेरी, ये चीज़ें चल रही थी। कुछ सीटें ऐसी थी जो अलायंस के लिए बड़े इंटरेस्टेड थी, दोनों के लिए। दोनों का अपना एक कमिटेड वर्कर है, एक कमिटेड पोजीशन थी, वहाँ कन्विंसिंग पोजीशन थी। तो ये सब हुआ और उसमें एक बवंडर मचा रहा। बहुत दिनों तक तो मीडिया भी ये सवाल करती रही कि मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन। हम लोगों ने कहा था कि अप्रोप्रिएट समय पे चीज़ें तय हो जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें हुई हैं। अप्रोप्रिएट समय थोड़ा लेट हो गया आप लोगों का। ये मैं मानता हूँ कि हफ्ते 10 दिन की लेट हुई, लेकिन अल्टीमेटली दोनों नेता एक साथ प्रचार करने लगे, धुआंधार प्रचार हो रहा है। 11 सीटों पर आप लोग आपस के सामने आमने सामने भी हो गए अलायंस पार्टनर। अब आपने एलजेपी की बात की, जेडीयू की बात की, एनडीए गठबंधन का तो कोई भी आमने सामने नहीं लड़ रहा है। लेकिन आप देखिए, चाहे वो वैशाली सीट हो, चाहे वो बछवाड़ा सीट हो, तमाम सीटों पर आरजेडी कांग्रेस सामने, नहीं तो या तो माले भी एक सीट पर लड़ रहा है, सीपीआई भी लड़ रही है। ये माइक्रो मैनेजमेंट शकील साहब आपको ऐसा लगता है कि आप लोग नहीं कर पाए? मानता हूँ कि वो एक घटनाक्रम हुआ, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है वो सामान्य परिस्थिति में अलायंस पार्टनर और उसके वर्कर्स नीचे ज़मीन पे चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा कि रिजल्ट आएगा उन जगहों पे जहाँ फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट में भी जीते कोई, वो अलायंस का कोई ना कोई जीतेगा। और उस चक्कर में ना 2 लोगों की फ्रेंडली फाइट में जो है एनडीए निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार, नहीं होगी। खैर, अब सर बात आते हैं कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, आप 2 बार से यहाँ पर विधायक हैं, कांग्रेस के बड़ा चेहरा है आपके लिए। प्रियंका गांधी भी कैंपेन करने आई, राहुल गांधी भी वोट अधिकार यात्रा में यहाँ पर आए थे। अच्छी खासी भीड़ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी तरफ देख रही है, सीएलपी है। आपके इलाके में एक नेता घूम रहे हैं, असादुद्दीन ओवैसी। हम उनसे मिल के उनका इंटरव्यू भी किया। अच्छी खासी भीड़ आ रही है। पिछली बार महागठबंधन को इन्होंने यहाँ हिला दिया था, 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती। और अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि मैंने महागठबंधन से 5 सीटें मांगी थी। जैसे पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे और कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए। तो क्यों नहीं दिया आपने 5 सीटें, और कहते हुए घूम रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का जो नाम है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है और उसको रहने का हक है। पिछली बार 5 सीटों में, और ये इंटरव्यू जब वो सुनेंगे तो उनको भी मालूम होगा और अख्तर उस्मान को भी पता है कि जितनी सीटें उन्होंने जीती थी वो सब उनकी जीती थी जहाँ गज़ब का फैक्टर था, रुझान था उस कैंडिडेट के ख़िलाफ़। कोई भी सीट अमौर उठा लीजिए और जगह का बायसी उठा लीजिए, आप जो कि हटलाते सब जो वहाँ पहले से कायम थे उनके ख़िलाफ़ एक फैक्टर था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस बैकग्राउंड में उनकी जीत हुई थी। और अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आइडियाज़ और नज़रियात इतने मजबूत थे, वो तो मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ऐसे नहीं हैं, तो 4 लोग चले गए राजद में। तो कमिटमेंट तो है नहीं, अपॉर्चुनिज्म है।
अपॉर्चुनिज्म और कमिटमेंट में फ़र्क है, नंबर वन। नंबर टू, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये मानना ही चाहिए कि कोई भी टेक्स्ट जब लिखा जाता है तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। आप मुल्क में जिस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो आधार ही गलत है। डेमोक्रेसी है, यहाँ अफराद गिने तौले नहीं जाते, गिने जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि ये मुल्क मुश्तरका तहजीबी अलामतों का मुल्क है, कंपोजिटरी कल्चर है, एक दूसरे से खलत मलत हैं लोग, तो वो इस बात को समझ नहीं पाते। प्रैक्टिकली असदुद्दीन साहब की सियासत जहाँ से शुरू होती है वहाँ 6 सीट पे लड़ते हैं, वो राजा का भी सीट पे नहीं लड़ाते। इमेजिन करना चाहिए। और वो खुलेआम गाली देते हैं, जैसी मुग़ल-ए-ज़ात वो बोलते हैं, राजा मिस्टर राजा भाजपा के, जैसे गालियों का शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और 90 सीटों की वो पूरी तेलंगाना है, तो आप कूद कूद के कहाँ जा रहे हैं और किन इलाकों में जा रहे हैं? तो ये जो आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है समाज के अंदर, वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं है। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, ये आप बोल रहे हैं। आप लोगों ने अलायंस में अपना उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया मुकेश सहनी को। वैसे तो बोलते हैं कि 9% हैं मल्ला वोट, लेकिन उनकी जात के सीधे सीधे वो 2.5% हैं। पूरा कैंपेन चल रहा है और हम लोगों से मिल के आए हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं, मैं नेताओं की बात नहीं कह रहा हूँ, और हम बहुत घुस के बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान 18% है। ये कैंपेन अलग चल रहा है, उसको चल रहा है। यहाँ आम लोगों में जब कैंपेन पहुँच जाए, नैरेटिव पहुँच जाए, तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा मोजे चढ़ाने का वक्त है। वो ये कह रहे हैं कि भाई 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा और 18% वाला दरी बिछाएगा, सिर्फ वोट लीजिएगा हमसे। ये तो ओवैसी साहब कह रहे हैं, यही कहते कहते उत्तर प्रदेश में ले आए वो, यही कहते कहते, यही बात कहते कहते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुल्क की सरजमीन की सियासत जो पिछले 30-40 सालों से जिस तरह से उभर के सामने आई है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझते ही नहीं, और वो समझे बिना जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं वो गड़बड़ होगा। 34-36% पे अति पिछड़ा जाति बिहार में है, 14% पे यादव है, 18% मुसलमान है, 18% पे दलित समाज है, अपर कास्ट भी मुस्लिम हिंदू अपर कास्ट मिला के 15% का, चूँकि जो हाल के हुए हैं। तो ये समझना चाहिए फिर ऑप्टिक्स का हम क्या देते हैं। मुकेश सहनी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2.5% का नहीं माना जाता है। एक ज़माना था कि लालू जी तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सबको रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि जिस आंदोलन से वो निकल के आए थे, सामाजिक न्याय का आंदोलन था, तो सब मानते थे। फिर उसमें बाइफर्केशन होता चला गया। इस बार भी ऐसी बात है नहीं। अब ये रहा कि 2 उप मुख्यमंत्री, अच्छा उप मुख्यमंत्री वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है साहब, लेकिन सम्मान होता है ना। तो मुकेश सहनी ने पूरा जोर लगा दिया कि सीटें कम लड़ लूंगा लेकिन उप मुख्यमंत्री लूंगा, लेटर लिख दिया राहुल गांधी को। सब ठीक है, वो सब ठीक है, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो जो भी करें। उप मुख्यमंत्री हमारे घोषित हैं और उनकी घोषणा हुई है बाज़ाब्ते। अब रहा फिर के सवाल उठने के 2 और क्यों नहीं, सवाल 3 का भी उठ सकता था, लेकिन यह सवाल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो लोग हैं या जो लोग वोट कर रहे हैं ये नहीं बना है। ये ज़रूर बना है कि दलित और मुस्लिम चेहरा भी होना चाहिए, ये सब सवाल बना है, लेकिन इस सवाल की बुनियाद पर वोट का बंटवारा होगा वो नहीं हो रहा है। इस सवाल की ही बुनियाद पे लोग वोटों का बंटवारा करके इस अलायंस को बाइफर्केट करेंगे और अलग तरीके से देखेंगे, ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा शकील साहब, चूंकि मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ क्योंकि आप CLP भी हैं, सब सारे जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, चर्चा क्या प्लान है कांग्रेस का चुनाव के बाद भी कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का? देखिए, मैं उस तरह से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करता हूँ, इधर उधर दाहिने बाएं झांकता नहीं हूँ। हमारा नज़रिया हमारे नज़रिए में इस मुल्क में जब तक ये RSS और BJP और उसके आइडियाज़ जिस तरह से फैले हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ने वाली ताकत और उस नज़रिए को सही माने में
मानसिक पटल से हटाने वाले लोगों का इकट्ठा होना नहीं होगा तो ये काम इतना आसान नहीं है। इस काम को मजबूती के साथ राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो अब ये उप मुख्यमंत्री का सवाल, मिनिस्टर का सवाल, ये सेकेंडरी सवाल है। सवाल है लेकिन ये सेकेंडरी सवाल है। पार्टी जब जिस चीज़ का फैसला करेगी हम लोग उस पर उसको ही मानेंगे। पार्टी जिसका फैसला करेगी उसको मानेंगे। कदवा सीट पर आप 2 बार से विधायक हैं, तीसरी बार आप मैदान में हैं। यहाँ पर दुलाल चंद पूर्व सांसद रहे हैं, बीजेपी ने उनको उतारा है, क्योंकि अंत में जात और धर्म तो आता है सर। आप तो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, टिकट भी आपने बांटे हैं, बहुत सारे सोच के बांटे हैं। 2.5% वाले मल्ला, 9% वाले का भाई वो मल्ला है इसलिए आपने डिप्टी सीएम बनाया है। ऐसे तो है नहीं कि वो हार्वर्ड से पीएचडी हैं तो उनको बनाया। तो भाई जात के आधार पर तो सब कुछ होता ही है ना। हार्वर्ड से पीएचडी तो माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं है, शाह जी भी नहीं है, कोई नहीं उधर, कोई नहीं। और उधर वो सम्राट चौधरी नहीं है, फर्जी। हाँ तो फर्जी, तो मुकाबला वो नहीं है। मुकाबला खैर आप चूंकि जेएनयू से पढ़े हुए इसलिए मैंने ये रेफरेंस दिया। आपको जवाब इमीडिएट। हाँ तभी तो मैं तैयारी था काउंटर इसी का, इसलिए हम भी तैयारी करके आए आपसे बात करने आए। तो ये बताइए सर, आपकी सीट पर आप तो चलिए मुसलमान हैं, अब जो भी है तो सही तो बिल्कुल है। अब आपके सामने एक तो दुलाल चंद जी हैं, अब वो वहाँ जन स्वराज ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। ओवैसी जी पे बात कर ही ली हमने, एआईएमआईएम के कैंडिडेट भी हैं, रैली भी कर गए आके। ओवैसी जी में लग रहा है 2 बार आए हैं शायद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने ट्रैक नहीं शायद हम देख रहे थे, आए हैं तो एक बार तो आए हैं वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। प्रशांत किशोर ने भी मुसलमान कैंडिडेट आपके यहाँ से दिया है। हमने देखा कि भी रास्ते में आ रहे थे, किसी का चुनाव चिन्ह गुब्बारा है, वो भी मुस्लिम है। तो खूब अच्छे खासे मुस्लिम कैंडिडेट आपकी सीट पर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि पॉलिटिक्स में सबको अपने अधिकार हैं और उनको लगता है कि भाई यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, तो लड़ रहे हैं। और मैंने आज तक अपने इब्तदा से लेके मेरे ख्याल से 11 तक भी मैं कभी भी किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करता हूँ। अपनी लकीर ठीक करनी है। 10 साल का मेरे काम करने का इतिहास है। अपने पॉलिटिक्स का अंदाज का भी लोगों को पता है। मुझे जो बहुसंख्यक समाज है उसका बहुत वोट मिलता है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं बुनियादी सवाल को लेकर बातचीत करता रहता हूँ। यह जो व्यवस्था समाज की बनी है, जातीय और धार्मिक उन्माद की व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने बना दी, जो कभी नहीं था। एक रंगारंगी तहजीब में हम लोग पले बढ़े हैं और उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, तो मैं भी वही बात कहता हूँ हर जगह। अब आप मेरा इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने कटिहार ज़िले में, यहाँ पे गौशाला है 1920 की, 120 एकड़ ज़मीन है। मैं जब एमएलए बना तो मैं गया, क्योंकि मुझे जाने का अधिकार भी था। तो हमने कहा ये गौ माता के साथ इसका कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। तो वहाँ के मुंतज़मीन ने कहा कि आप कुछ कीजिए। हमें करते हैं ना। तो हम पहला व्यक्ति हुए एमएलए जिसने वहाँ इंतज़ाम बढ़िया से पैसा लगाया। गौशाला आपने अच्छी कराई। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई उनकी ज़रूरत थी। यहाँ पे एक सड़क पे मेला लगता था और मंदिर के सामने बहुत भीड़ होती थी। तो मैं इसकी घेराबंदी कराओ भाई, इसको सुंदर बनाओ, अच्छे से बनाओ। एक और जगह है जिसको लेकर के मैंने विधानसभा में बोला, ये कल्याणी घाट है, वो उसको सुंदर बनाया जा सकता है और समाज का जा सकता है। आपको कदवा में छठ घाट बहुत मिलेंगे, शुरुआत मैंने करवाई थी। संस्कृत विद्यालय पूरे इसमें कटिहार में एक है, हमारे नूनगढ़ा एक जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बनाया तो हमने मदरसा और स्कूल और ये छोड़ दिया, उसको भी किया। तो लोगों को ये पता है कि निगाह एक ही है। सड़कें चाहे दलित बस्ती में जाएं, चाहे किसी भी इसमें जाएं, उसकी प्रायोरिटीज़ में हमने कोई फ़र्क नहीं किया। ये बात लोगों को विश्वास है। और बहैसियत राजनीतिक के कभी किसी को परेशान करने की न मंशा रही, न आदत है, न सोच है। तो और उसकी जब कामयाबी मुझे मिल रही है, तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स का ये रास्ता, जिस रास्ते को हमने अपनाया है, मेहनत लगती है उसमें, सफाई से बात करना ज़रूरी होता है, तो इस रास्ते से भी पॉलिटिक्स की कामयाबी हो सकती है। और जब भी मैं विधानसभा में बोलता हूँ, कस के बोलता हूँ, तो अपने इलाके के बारे में, बिहार के बारे में। इनफैक्ट एक दिन ऐसा हुआ, भाजपा की सरकार थी,
और हमारे उप मुख्यमंत्री कटिहार के तारकेश्वर जी थे तारकेश्वर। जी। तो हमने उदाहरण दिया कि भाई यहाँ जो मंदिर न्यास है उसके ज़ेर में जितने मंदिर आते हैं उस पर कुछ लगना चाहिए सरकार का, क्योंकि मैं उसको महसूस करता हूँ चीज़ें सुदृढ़ हो जाए, अच्छे से हो जाए। इट डजेंट मीन कि अगर हमारी कम्युनिटी का कोई कब्रिस्तान है तो उसकी घेराबंदी की बात नहीं करूँगा। तो हमारे यहाँ शमशान और कब्रिस्तान दोनों में काम करने का, शेड बनाना है, कुछ बनाना है। ये जो पर्सनालिटी हमने बनाई, इससे एक अब किसी से भी चले जाइएगा, वोट ना देंगे हमको, बाज़ार में कहीं वोट ना मिलेगा, लेकिन वो कहेंगे नहीं साहब काम किया उन्होंने, भेदभाव नहीं रखते। सर अब आखिरी सवाल आपसे, पहले फेज़ की पोलिंग हो गई, दूसरे फेज़ की कल ही है, मान लीजिए एक दिन बाद है, क्या है पहले फेज़ के बाद? लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आरजेडी तो बड़ा बढ़िया हिसाब है उसका, कांग्रेस थोड़ा सा टेक्निकली कांग्रेस वैसे 61 सीटों पर लड़ रही, लेकिन लड़ 53 पे, क्योंकि बाकी सीटों पर आमने सामने है। तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कैसा रहेगा? पहले फेज़ के बाद क्या फीडबैक आया आप लोगों को? बम्पर, लेकिन डर लगता है ना, इलेक्शन के कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की का जो विचार है वोट चोरी का, प्रूव भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी एकदम एग्जाम्पल्स के साथ, तो वो डर लगता है। लेकिन ये बिहार है, ये होने नहीं दिया जाएगा, ये तय है। अच्छे रिजल्ट फर्स्ट फेज़ के आए हैं, और फर्स्ट फेज़ में अगर आप पिछले बार का भी रिकॉर्ड देखिएगा तो लगभग बराबर का मामला था। 121 सीटों में 61 सीटें महागठबंधन ने जीती थी शायद। तो आप समझिए कि एकदम बराबरी का मामला था। और पिछले बार सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण के बेल्ट में हमारी सीटें कम हो गई थी। हाँ। इतनी कम नहीं हुई थी, 12,000 का ही फासला था वोट के परसेंटेज में। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 5 सीटें वैसे जीत ले गए थे आप लोग, जो पांचों सीटें महागठबंधन की 2015 में थी। जी, तो इसलिए नहीं, हम मधुबनी, दरभंगा, चंपारण, इन सब जगहों पे हार गए थे। इस बार सिचुएशन सेकेंड फेज के सीटों की एकदम से अलग है, इसलिए सरकार बनने में किसी तरह की कोई कबाहत होगी ही नहीं। जो नंबर ऑफ सीट्स जीत के आएंगे वो भारी तादाद में आएंगे। उस आधार में बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में जो पिछले बार हुआ था वो हम हमारी नज़रों के सामने है। इस बार वो सारी चीज़ें, दिक्कतें हैं ही नहीं। किसी भी आप नाम ले लीजिए, मैं तो रहा हूँ इन सब चीज़ों में। मैं आपसे इस बात करते कि एक सवाल मुझे पूछना था आपसे, क्योंकि देश में कहीं भी सुन रहे होंगे, लेकिन एक सवाल पूछना है। कांग्रेस टिकट अक्सर, देखिए आपकी पार्टी है सर, हम तो पत्रकार हैं, आपकी पार्टी आप जाने, आपके नेता हैं आप जाने, यहाँ अमौर सीट है, आपके जो वहाँ के कैंडिडेट हैं अब मस्तान साहब, वो तो मतलब इतने बुजुर्ग हैं कि उनका चलना जो है लंबा बड़ा मुश्किल है। आपकी पार्टी में कैंडिडेट्स की कमी है क्या, कि मतलब वो इतने बार लड़ चुके, जीत चुके, हार चुके, आप लोग फिर भी उन पर, क्योंकि आज कुछ लोगों से मिले? मैं बता रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, आपका सोचना आपकी नज़र से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जो हमारी स्क्रीनिंग का जो सीसी के फेस तक पहुंचने के पहले का जो एक लंबा रास्ता है, लोगों को रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है। इसके पहले 6 महीने 8 महीने तक जो सेक्रेटरीज़ थे, इस बार 3 सेक्रेटरीज़ बनाए गए थे, उनको फील्ड में छोड़ा गया था इंटरव्यू के आधार पे। फिर स्क्रीन होके बाद में फिर सीनियर लेवल के ऑब्जर्वर बनाए गए, और उन लोगों में लगा आवाम का ये फैसला है कि नहीं साहब इनको दीजिए, क्योंकि उनके अगर आंकड़े, अगर वो 40,000 से हारे हैं तो उसके पहले 50,000 से जीते हैं। तो उस आधार पे हमको विनेबिलिटी भी देखनी थी। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि अगर जितनी सीटें हमको मिली हैं उसमें युवा वर्ग भी अच्छी खासी तादाद में है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ लगता है कि दूसरे को दे देते, लेकिन जो आधार था देने का, उस आधार में वो फिट बैठते थे और वो जीतेगा, देखेगा वो सीट जीत जाएंगे। और हराएंगे किसको? अख्तरुल ईमान को। सर कभी कभी तो लगता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है बहुत, कभी लगता है कभी कभी अति लोकतंत्र है। तो जो लोकतंत्र है कभी कभी कांग्रेस पार्टी को भारी भी पड़ जाता है। देखना होगा कि इस बार जो लोकतंत्र है, जो बढ़ चढ़ के बोला है बिहार में कि इनके नेता, सेक्रेटरीज, यहाँ तक कि आईसीसी मेंबर्स चिल्ला रहे थे कि टिकट बेची गई, फिर खैर राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी हुई, तो पिछले 2-3 महीने में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में माहौल बना दिया, माहौल गिरा दिया, फिर बना दिया। अब चुनाव में कहते हैं, जो मेरा आकलन है कि अगर महागठबंधन चुनाव
हारा तो इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस की, और जीता उसमें भी कांग्रेस का रोल रहने वाला है। कांग्रेस अपने रोल में इस बार बहुत संजीदा है। स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहेगा, और आप देखिएगा कि पूरी एक्टिविटी प्लान एंड मॉनिटरिंग पिछले 6 महीने में हम जितने भी लोग थे उनको एक्टिवाइज करने में बड़ा रोल रहा है। उसमें राहुल गांधी जी ने समय भी दिया, प्रियंका जी ने भी समय दिया, और जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, जैसे ईबीसी का मैनिफेस्टो पहली बार अलग से निकला है, अति पिछड़ा एट्रोसिटीज़ कानून का लाना, या अति पिछड़ा जो 36% है उसके लिए प्रावधान करना कि ये प्रोविजंस होने चाहिए रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये प्रावधान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में देखिएगा पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो तमाम वर्ग है उसकी समाहिता अच्छे से शुरू हुई है। चलिए अब देखेंगे कि राहुल गांधी ने जिस राज्य में इतना पसीना बहाया, उस राज्य से कांग्रेस पार्टी कहाँ पहुँचती है। फिलहाल मज़ेदार बात हुई, शकील साहब से आराम से बैठ के बातचीत हुई। अक्सर ये सार्थक बातचीत ताकि आप लोग भी समझें, क्योंकि शकील साहब बाकी नेता तो स्टार प्रचारक हैं, शकील साहब बिहार यूनिट के कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ हैं। सहयोगी शायन के साथ कटिहार के कदवा से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।